दोस्तों, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा राष्ट्रीय समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको मालूम है कि ये वर्ष हमारे देश के सांस्कृतिक आंदोलन के पुरोधा सामाजिक न्याय की अवधारणा के एक बहुत बड़े योद्धा, पैरोकार, लोक कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और लोक शायरी की परंपरा के अग्रदूत अन्नाभाऊ साठे का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमने सोचा था और पूरे देश के उनको मानने वालों ने, और वो चूंकि इप्टा के संस्थापकों में से एक थे, तो सब लोगों ने सोचा था कि पूरे साल हम लोग उनकी स्मृति में, उनकी याद में पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं हो सका। हर महीने हम लोग पिछले 5-6 मार्च से लगातार इस बात की प्रतीक्षा में थे कि शायद अगले महीने हम कुछ बेहतर स्थितियों में होंगे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। और अंततः हम इस माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा, हम तमाम अपने साथियों से रूबरू हैं, उनसे संबोधित हैं। अन्नाभाऊ साठे का इतना विराट काम है कि उस पर मैं बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके विविध पक्षों पर पूरे साल हम चर्चा करेंगे, उनके उपन्यासों पर, उनके नाटकों पर, उनके क्रांतिकारी काम पर, और सबसे ज्यादा इस बात पर कि वो शायद देश के एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के अंदर जो वर्ण और वर्ग का विभाजन है उसको एक साथ समेट करके कि वर्गीय लड़ाई को और वर्ण की लड़ाई को दोनों को एक साथ समेट करके एक नई सांस्कृतिक काम को आगे बढ़ाया था। अन्नाभाऊ साठे की परंपरा को जिन्होंने और अधिक समृद्ध किया है, आदरणीय संभाजी भगत हमारे साथ हैं। वो विस्तार से उनके काम पर और उनके जीवन वृत्त पर चर्चा करेंगे और उस परंपरा के सूत्रों की तलाश करेंगे, उस विरासत को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और उनसे बातचीत के लिए हमारी राष्ट्रीय समिति की सचिव उषा आठले जी, वो उनसे बातचीत करेंगी। और जो अगर संभव हुआ तो हम लोग भी उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, आगे बातचीत करेंगे। तो अब मैं उषा जी और संभाजी के को ये मंच सौंपता हूं कि वो इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय संभाजी भगत और उषा आठले जी। धन्यवाद राकेश। संभाजी भगत जी का हम स्वागत करते हैं। अन्नाभाऊ साठे के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हम ये बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो लोक शायरी परंपरा रही है उसके अन्नाभाऊ साठे जनक रहे हैं। शायरी परंपरा पुरानी रही, मगर जिस तरह की उसमें शायरी रची गई वो कहीं ना कहीं सत्ता से संबंधित थी या मनोरंजन के लिए थी। मगर अन्नाभाऊ साठे ने उसकी दिशा बिल्कुल बदल दी, बल्कि कह सकते हैं कि महात्मा फुले का जो सत्य शोधक जलसा था उसके संस्कार लेकर उन्होंने इसको शोषित, पीड़ित, दलित लोगों के उत्थान के लिए, उनको उत्साह दिलाने के लिए इसका उपयोग किया। तो ऐसे अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती हम मनाकर उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महाराष्ट्र में आखिर ये लोक शायरी परंपरा क्या है, उसमें अन्नाभाऊ साठे जी का क्या योगदान है, ये हम आज जानेंगे लोक शायर संभाजी भगत जी से। संभाजी का जन्म
सातारा जिले के महू गांव में हुआ है। उसके बाद वे मुंबई आकर वडाला के सिद्धार्थ विहार हॉस्टल में रहे और उसी दौर में उनका दलित पैंथर के अंतिम दौर में जो कुछ गतिविधियां चल रही थी उससे उनका संपर्क हुआ। बाद में 1980 के आसपास वे आह्वान कला मंच से जुड़े और यहीं विलास घोगरे जी से उनका परिचय हुआ और इन दोनों ने मिलकर वामपंथी विचारों को दलित संगीत के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। और आज भी हम देखते हैं कि संभाजी भगत अनेक युवाओं की प्रेरणा बने हुए अण्णा भाऊ साठे की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं संभाजी भगत जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हम इप्टा के सभी साथियों को अण्णा भाऊ की शाहिरी परंपरा के बारे में जानकारी दें। स्वागत है संभाजी। भाइयों बहनों मेरे दोस्तों, ये जो मीटिंग है इसमें मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती है। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा चीज है कि टेक्नोलॉजिकली आई एम वेरी वीक, तो आई एम नॉट एबल कनेक्ट मीटिंग ऑन टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो बीच बीच में यहाँ मुझे जिधर मैं हूँ वहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम है, बीच में लाइट भी जाता है। ये बहुत संकटग्रस्त परिस्थिति में आपके साथ में मैं बात कर रहा हूँ। देश की परिस्थिति तो संकटग्रस्त है ही, लेकिन हम हमारे आजू बाजू की परिस्थितियां भी वैसी कुछ ठीक नहीं लग। मेरा जो विषय है, जो उषाताई मेरी बहन है, ने मुझे बताया था कि लोक शायरी की जो परंपरा है उसके बारे में आप बात। तो मैं करीबन 30 मिनट या 25 मिनट के आसपास जो मूलभूत चीजें हैं उसके बारे में बात करूँ। मैं महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा, क्योंकि लोक शायरी की परंपरा है वो महाराष्ट्र की परंपरा, और दूसरे जगह पे वो नाम अलग होगा लेकिन वही परंपरा है हमारे देश में अलग अलग जगह पर। लेकिन महाराष्ट्र में जो खास करके लोक शायरी की जो परंपरा है वो क्या है, उसके बारे में बात। एक तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जो लोग हैं, वो लोग कलाकार भी होते हैं और वो अपनी कला साझा करके लोगों से पहले मतलब मेडिवल पीरियड में, मध्य युग में वो कुछ अपना अनाज धान ये सब देते थे। हमारे देश में जाति व्यवस्था, तो वो उनका जाति का अलग अलग जाति के अलग अलग म्यूजिक जुड़ा हुआ है। ये बात नहीं है कि सिर्फ खेती व्यवस्था में ही जाति व्यवस्था सीमित है, ये उसके बाहर भी है। तो कुंडली नाम की एक जमात है हमारे महाराष्ट्र में, उनका जो हम लोग खोज करते तो ईस्वी सन के मतलब वो तरीके मतलब करीब 2000-2500 उसका जीप में जाके उसके कुछ रेफरेंस मिलते हैं। ये कुंडली नाम की जो थी, एक कुंडली नाम की जो जमात है, एक ट्राइब है या एक कास्ट है, वो पहले से ही जैसे मराठी विरान हो रही थी लोक भाषा, तभी से वो गा रहे हैं। और उनका खासियत क्या है, तो वो लोग जो भी चीज घटती है आजू बाजू में जो भी, तो उसका वर्णन वो अपने गाने में करते हैं या कथा सुनाते हैं, अलग अलग कथा सुनाते हैं। दूसरी चीज, जो लोग उनको कुछ अनाज या पैसा देते हैं या वो आश्रय देते हैं, उनका भी गुणगान है। तो इस तरह से ये गोंधड़ी जो जमात है ये पहले से गा रही है महाराष्ट्र। मेरी हिंदी बहुत खराब है, लेकिन प्लीज ट्राई टू बेयर विथ मी। और ये जो रेफरेंसेस मैं महाराष्ट्र के दे रहा हूँ, ये जाति का नाम है गोंधड़ी। तो ये लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले जो लोक शायरी का जो रेफरेंस हमको मिलता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कुछ कागजात हैं उनमें हमको मिलता है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक ऐसे लोक राजा थे कि जिनका प्रजा के साथ इतने गहरे संबंध रहते थे और वो बहुत प्यारे थे, लोगों के लिए लड़ते थे, स्वराज के लिए लड़ते। तो उन्होंने जो पहली जो परंपरा सब मतलब जाति की परंपरा, वो इनडायरेक्टली बात नहीं करते हुए जो
अलग अलग जातियां हैं, जो गरीब है, खेती व्यवस्था से जुड़े हुए जो जातियां, उन सब जातियों के लोगों को साथ में लेके एक सैन्य बनाया था। तो इसमें मतलब जो क्षत्रिय करके लोग हैं, सिर्फ वो नहीं थे। तो क्षत्रिय जो लोग हैं वही हमारे देश का रक्षा करना चाहिए, ऐसे पहले से हमारे देश में माना जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नाई है, उसका वस्त्र रहता है, वो निकाल के उसके हाथ में शस्त्र दिया है और लड़ने के लिए बोला है और स्वतंत्र के लिए काम करो। जो चमर है, उसका जो हथियार है, प्राप्ति बोलते हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राप्ति बोलेगा तो जिससे चमड़ा काटते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो वो हाथ से निकाल कर उसके हाथ में शस्त्र दिया। वैसे ही जो कलाकार थे, उनको भी अपने आर्मी में, अपने सैन्य में उन्होंने स्थान दिया। और बहुत सारे जो घुमंतु नोमैड्स जो है, तो उनको भी अपने आर्मी में लिया। और वो लोग क्या करते थे कि वो अपनी कला के माध्यम से दो चीजें, एक तो ये जो गुप्त वार्ता विभाग था उनका, मतलब तो क्या बोलते हैं अभी, गुप्त वार्ता विभाग का समझते हैं, गुप्त वार्ता विभाग था, उसमें ये ज्यादा करके काम करता कि शत्रु के खेमे में जाकर उधर कला सादर कर उधर क्या चल रहा है वो लेके आते थे। और वो जो गुप्त वार्ता है वो राजा को, वैसे उनके गुप्तचर भी होते थे, लेकिन ये लोग तो ओपनली गुप्तचर, मतलब ओपनली काम करते थे, इसको एक अंडरग्राउंड। हाँ, और इसमें एक नाम जो मिलता है अज्ञान दास, तो वो जो है उसका नाम मिलता है और उसको एक हाथ में जो कड़ा बोलते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की दिया करके एक रेफरेंस मिलता है। और वो क्या करते थे कि जहां कोई एक लड़ाई होती है, वो लड़ाई का वर्णन ऐसे लिख के या बना के रचना करके वो दूसरे जगह गाते थे, मतलब जो लड़ाई हो गई वो कैसे हो गई। तो ये एक प्रकार से गुप्तचर विभाग में भी काम करते थे, एट द सेम टाइम वो एक मीडिया भी थे वो जमाने। एक्चुअली लोक शायरी की परंपरा क्या है, तो लोक शायरी एक पोवाड़ा करके फॉर्म है, वो गाते हैं। अभी वो पोवाड़ा जिस तरह से मैं अभी थोड़ा आपको गा के, मतलब धुन गा के गाता हूँ, आपको तो शब्द तो समझ, तो तरदारी दारा दारा, और कोरस है तरदारी दारा दारा दारी दारा दारी 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 ये टाइप का उसका धुन रहता है। और इसमें क्या बताते हैं कि भाई क्या हो गया, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन पर्टिकुलर प्लेस, वो बताते हैं। और हल्लू स्लोली स्लोली ये जो पोवाड़ा है वो अलग अलग चीजों के लिए फिर उसका इस्तेमाल हुआ है। नॉट नेसेसरीली कि दे विल टॉक अबाउट ओनली वॉर, अलग अलग सामाजिक जो समस्या है उसके बारे में भी पोवाड़ा लिखते हैं। तो सामाजिक समस्याओं के बारे में भी पोवाड़ा और शायरी जो है वो, छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में ये बहुत सारे गांव के लोग वो भी शायरी करने लगे थे। अज्ञान दास और बाकी भी शायरों का बहुत बड़ा पैमाने पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कल्चरल आर्मी करके काम किया है। तो ये ध्यान में रखना कि ये शायरी, लोक शायरी की परंपरा ये लोगों के मुक्ति के लड़ाई में कनेक्टेड है, वो संबंधित है, अपना संबंध उसने बना के रखा है। इसके बाद में शायरी जो है जो विकसित हो गई छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज था, मतलब मराठी शिवराज्य था, वो शिवशाही जो थी वो खत्म हो गई और पेशवाई आ गई। तो पेशवाई के वक्त में ये बहुत बड़े बड़े शायर थे, लेकिन वो दरबारी शायर, जो पेशवा लोगों का गुणगान करना, मतलब आर्ट, हाँ, तो वो पेशवा लोगों का गुणगान करना और फिर जो श्रृंगार रस, औरतों के बारे में डांस और ये सब उधर, तो पेशवाई में
बहुत सारे शायर जो थे दरबारी शायर, परशुराम, ये बहुत सारे शायर, 5 शायर तो बहुत बड़े, तो वो डिटेल में मैं नहीं जानता वो लोग क्या करते थे और पेशवा उनको क्या देते थे। तो एक समझ जाओ कि आज जैसे सरकारी इंटेलेक्चुअल होती है, हाँ, मतलब तो व्यवस्था की इंटेलेक्चुअल होती है, वैसे वो इंटेलेक्चुअल मतलब एक जो क्या मतलब व्यवस्था बना के रखने वाले और उस तरह की मूल्य व्यवस्था को बनाए रखने वाले जो इंटेलेक्चुअल है, वो वैसा लोग शायरी को दरबार में लेके गए और ये बहुत ही डार्क पीरियड था। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पेशवाई जो इस तरह का अन्याय अत्याचार और दमन किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं, क्या उसके बारे में बात मेरा वो विषय। लेकिन लोक शायरी का उपयोग उल्टे तरीके से, जिस तरह से शिवाजी महाराज अपने सैन्य को अपने लोगों को मुक्ति देने के लिए किया, सैन्य में अपने लोगों को मुक्ति देने के लिए किया, वैसे ही लोगों को गुलाम बनाने के लिए भी एक 200 साल बाद में वो शुरू हो गए। तो मतलब शिवशाही खत्म हो गई और पेशवाई आ गई, पेशवाई में ये हो। उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले है, ये पहले शायर है। आपको महात्मा ज्योतिराव फुले की जो पहचान है वो पहचान एक समाज सुधारक करके, एक समाज क्रांतिकारक करके, जो भी है आप इस तरह से बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छे शायर है, लोक शायर है, क्योंकि उन्होंने अभंग का जो भक्ति परंपरा में जो अभंग था उसका फॉर्म लेके अखंड लिखा और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो समाधि है वो ढूंढ के निकाले, जो दफना गई थी 200 साल, तो वो जाके रायगढ़ में जाके 1000 लाइन्स का एक पोवाड़ा लिखा। तो वो है पहले शिव शायर, महाराष्ट्र में पहले शिव शायर करके उनको बोला नहीं जाता है, लेकिन वो पहले शिव शायर है। शिवाजी ने शिवाजी का जो जयंती शुरू किया और पोवाड़ा भी। अब ये जो शायरी की परंपरा है वो तो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले वो जानते थे, इसलिए उन्होंने पहला सत्यशोधकी जलसा नाम का एक जलसा बोलेगा तो a true of artist who sings in people's voice or whatever, in people's form। जैसे कि बाकी लोग मेला करते थे और उसमें ये सुधारनावादी लोगों को गालियां देते, जो सुधारना लोग चाहते हैं, समाज में जो परिवर्तन चाहते हैं, सुधारना नहीं बोलना चाहिए, परिवर्तन चाहते हैं, उनको गालियां देने वाले मेला होते थे, मेला। और ये सत्यशोधकी की जलसा जो है ये अलग अलग इश्यूज के बारे में, व्यवस्था के बारे में तो बात होती, लेकिन औरतों का जो प्रश्न है, औरतों का जो गुलामी है, स्लेवरी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये एक पड़ाव है, बड़ा पड़ाव है लोक शायरी का। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टाइम है वो पेशवाई और उसके बाद में हमारे पितामह ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधकी जलसा, और उसके बहुत सारे रेफरेंसेस है, मतलब वो सत्यशोधकी जलसा के बारे में बुक्स भी आए, मराठी लोगों ने उसके बारे में बुक्स लिखे हैं। जो लोग ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो उनको मराठी में बुक्स है, अभी हिंदी में ट्रांसलेट हुए, बीच में ट्रांसलेट हुए, मुझे पता नहीं, लेकिन वो किस तरह से जलसा करते थे। तो ये लोगों का जो मुक्ति है उसके बारे में ये गन और बाकी सब वो गाते थे और उसमें से गाना गा के लोगों को जागरूक करते। ज्योतिराव फुले जाने के बाद में, उनके मृत्यु के बाद में ये सत्यशोधक चळवळ जो है वो चालू थी हमारे महाराष्ट्र में, और ये सत्यशोधक जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ने भी कुछ शायर बाद में भी हुए, ऐसी बात नहीं है, बाद में भी हुए ज्योतिराव फुले के जाने के बाद में, लेकिन वो क्षीण हो गई और उसका जो मतलब उसके धरोहर में परंपरा बराबर, वो परंपरा को आगे लेके जाने का काम जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इमरजेंस हुआ तो वो तो सब तमाशा, मतलब शेड्यूल कास्ट जो लोग थे तो वो तो तमाशा करते थे,
और उन्होंने सत्यशोधक जलसा में भी भाग लिया उनके पुरखों ने, तो उनको मालूम था जब 1927 में 1927 में ये महाड़ में पानी के लिए एक बड़ा सत्याग्रह हुआ। तो उस वक्त में उस सत्याग्रह का प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरे तमाशा करने वाले जो लोग थे, तमाशा करके एक फॉर्म है जो खास करके अनटचेबल्स लोगों का ही, और उसमें औरतों, पहले तो औरतों के रूप में पुरुष नाचते थे, बाद में जो जो अनटचेबल औरतें हैं उनको नचाने का वो होता है। पहले भी नाचती थी, लेकिन ज्यादा करके पहले तमाशा में पुरुष लोग औरतों का कपड़ा पहन के नाचते। उसके वो जो तमाशा के लोग थे, वो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में ये जो पहाड़ का पानी का सत्याग्रह है उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए वो काम, और कॉमरेड आरबी मोरे भी तभी थे, तो उन्होंने भी तो उसमें भाग लिया। तो ये कॉमरेड आरबी मोरे जो है वो पहाड़ के सत्याग्रह में भी साथ में थे, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में रहे। तो ये अम्बेडकरी जलसा जो है फिर जोर से, जैसे कि 1927 में पानी का सत्याग्रह हुआ, उसके बाद में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह जो है वो हुआ, और फिर बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो जैसे जैसे बाबा साहब का मूवमेंट बढ़ने लगा वैसे वैसे उतने उतने कलाकार वो मूवमेंट के साथ जुड़ गए। और बाबा साहब के मूवमेंट के दो चीज थे, एक तो एक राजकीय मूवमेंट चलती थी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने में प्रमाण पर ये सांस्कृतिक जो मूवमेंट है वो भी बहुत काम किया है। खास करके दलित मूवमेंट में, अम्बेडकरी मूवमेंट में ये कलाकार लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि 1920 से 1930 का ये जो पीरियड है, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के। ये पीरियड में क्या हुआ, गांधी का इमरजेंस हुआ, गांधी जी जो स्वाधीनता की मूवमेंट है के प्रमुख बने। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुई। 1925 में आरएसएस की स्थापना, 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के मतलब मूवमेंट के इसमें वो एक केंद्र, मतलब वो भी एक इमरजेंस हुआ है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल उथल पुथल का दशक है, मतलब बड़ा पॉलिटिकल जो अप्स एंड डाउन जो है वो एक दशक में हुए 1920 टू 1930। और ये सिर्फ राजकीय मूवमेंट नहीं रहे हैं, तो ये उनके साथ में कल्चरल मूवमेंट भी शुरू हो गए। जैसे मैंने डॉक्टर आम्बेडकर का बात की, वैसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी ये कल्चरल दृष्टिकोण था, और ये इस टाइप का कुछ तो होना चाहिए। ये था सिर्फ कामगारों का आंदोलन नहीं, लेकिन कल्चरल चीजें कुछ होनी चाहिए। तो ये स्लोली स्लोली कम्युनिस्ट पार्टी में भी चर्चा हो रही। और आप सभी जानते हैं कि इफ्ता बस 10-12 साल में इफ्ता बन गई। स्थापन होने के बाद में 1936 में इफ्ता का स्थापना हो गया, वो आप सब जानते हैं। और उसमें जो कलाकार हैं वो नाटक के कलाकार थे, गाने वाले थे, नया म्यूजिक बनाने वाले थे, ये सारे लोग इकट्ठा। ये कम्युनिस्ट जो धारा है उसका शायरी परंपरा के साथ में जो संबंध आता है वो अण्णाभाऊ साठे और अमर शेख, इन्होंने 1944 में लाल बावटा कला का निर्माण किया। और ये लाल बावटा कला ने हमारे महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा असर किया। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के अम्बेडकरी जलसा जो है उसमें बहुत विप्लव थे, बहुत काफी लोग, तो वो लोगों ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है महाराष्ट्र के लोक शायरी परंपरा के ऊपर, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक अपना ठसा, क्या बोलते, अपना एक इम्प्रेशन, प्रभाव छोड़, प्रभाव बराबर है। बीच दिन से मुझे ऐसा शब्द नहीं आता है, तो ये बहुत प्रभाव छोड़। तो दूसरी जो परंपरा है जो कांग्रेस के साथ में, वो गांधी जी के साथ में, और वो उसमें भी ये जो लोक परंपरा का बात, लोक
स्वाधीनता की जो मूवमेंट होती थी उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। मतलब गांधी जी एक राजकीय मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन गांव-गांव में इसका प्रचार और प्रसार, मतलब जो खादी का प्रचार है या बहिष्कार, जो परकीय जो चीजें हैं, वस्तु जो है, कमोडिटी है, उसको बाइकआउट करने का उसका भी प्रचार करते थे। ये कांग्रेस के जो कुछ कुछ जो लोग हैं ये भाषण में करते थे, लेकिन कोई लोग गाना गाना ये सब टीम भी बने थे। तो ये भी एक शायरी की परंपरा के साथ में देहातों में रहा। अब ये मूवमेंट जब 1944 में ये लाल बाउटा कला पथक आता है, और ये कला पथक जो है ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो ये काम कब हुआ है? देश संयुक्त, मतलब देश को मतलब आजादी मिल गई, उसके पहले ये लोग बहुत सारे अन्ना भाऊ साठे और अमर शेख जैसे जेल में गए हैं, गांव-गांव में जाके सीपीआई का, जो लाल झंडे का जो भी प्रचार है, प्रसार किए हैं, मार्क्सवाद का प्रचार किए, और जो किसान है और जो मजदूर है उनका दुख दर्द अपने गानों में लाके वो लोग बहुत काम। जैसे कि अन्ना भाऊ साठे जेल में भी रहे, उन्होंने लोकनाट्य बनाया, ये बयान आ गया, तमाशा के ऊपर बयान आ गया, तो उन्होंने नाम बदली करके लोकनाट्य बनाया। तो आज जिसका हम लोग जिसका जयंती और शताब्दी मना रहे हैं, ये अन्ना भाऊ साठे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र के लोकशाही के, और अमर शेख के साथ में और गवानकर। तो ये लोगों ने 1944 से काम शुरू किया, लेकिन ये महाराष्ट्र के घर घर में गए जब संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट है वो शुरू। और ये मूवमेंट जो है घर घर में गई, और कम्युनिस्ट शायर और उनका गाना और उनका विचार महाराष्ट्र के घर घर में जाने का पहला टाइम है। द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द कम्युनिस्ट थियरी इन फॉर्म ऑफ कल्चर वो गया। तो ये बहुत बड़ा चीज मतलब अन्ना भाऊ साठे, अभी उन्होंने क्या लिखा है तो डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब जो गाने लिखे, जो पोवाड़ा लिखे, तो अन्ना भाऊ साठे की शायरी जो है ये सिर्फ लोकल नहीं है, ये कम्युनिस्ट जो शायरी है और जिसमें अन्ना भाऊ साठे का नाम बहुत ऊंचा है, ये सिर्फ लोकल नहीं है, ये ग्लोबल भी है। जैसे कि स्टालिनग्राड का पोवाड़ा, लेनिनग्राड का पोवाड़ा, ये सारा मतलब जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो जो मजदूर लोग लड़ रहे थे उसका मराठी लोगों को मालूम था कि भाई ये स्टालिनग्राड में ये हो रहा है, लेनिनग्राड ये हो रहा है, और हिटलर के का जो फौज है वो क्या कर रहा है। मतलब जैसे कि इधर ये लड़ाई हो रही है, ये स्टाइल में अन्ना भाऊ साठे ने वो सब पोवाड़े लिखे हैं। तो ही इज नॉट ओनली ए लोकल पर्सन, इज नॉट ओनली महाराष्ट्रियन शायर, इज ए इंटरनेशनल और ग्लोबल फेनोमेना, जिसके पास में ये ग्लोबल आर्टिस्ट जो समझता है कि फासिज्म क्या है, फासिज्म का किस तरह से मुकाबला करना चाहिए। दूसरे महायुद्ध के बाद में जो स्वतंत्रता की उमड़ फैली वो सबसे ताकतवर तरीके से लाने का काम जो है वो अन्ना भाऊ साठे। तो ये लोक शायरी परंपरा एक साइड में भी 1954 के बाद में इन लोगों ने जो संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट है उसको बहुत जोर से गांव गांव में पहुंचाया। और जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है कि डांगे, कॉमरेड डांगे, एस.एम. जोशी, प्रहलाद केशवास अत्रे, ये लोगों का नाम जैसा लीडर करके आता है, वैसे अन्ना भाऊ साठे, अमर शेख और गवानकर, ये तो ये परफेक्ट मूवमेंट थी। क्या राजकीय जो नेता लोग हैं और जो कल्चरल पॉलिटिक्स करने वाले, ये दोनों बराबर साथ में रहे, इसलिए ये मूवमेंट सक्सेसफुल। कभी भी मूवमेंट सक्सेसफुल कभी भी रहेगा तो जो कल्चरल पॉलिटिक्स है और जो इन टर्म्स ऑफ पावर के साथ में जो पावर चलता है, जो पॉलिटिक्स, वो जब साथ रहता है तभी ये सक्सेसफुल हो। तो वो
हम अम्बेडकरी शायरी का, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब तक थे तो अलग अलग इश्यूज पे ये अम्बेडकरी जलसा होता था। उनके बाद में, मृत्यु के बाद में गायन पार्टी, गायन पार्टी था। अमर शेख और अन्नाभाऊ साठे के मृत्यु के बाद में कम्युनिस्ट शायरी में महाराष्ट्र में खंड, मतलब जो एक उसमें कोई मतलब एक वॉक्यूम है, वो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था जैसे वो जमाने में हो रहा था। उसके बाद में हम महाराष्ट्र में आह्वान नाट्य मंच की स्थापना की। बाकी लोग बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप थे, वो लोगों ने भी अपने अपने पथनाट्य और शायरी के जो टीम है, सीपीआई के भी, के भी, लाल निशान पक्ष है, अम्बेडकरी लोगों का गायन पार्टी है, मतलब जो कव्वाली पार्टी, वो बनकर हो गया। इस तरह से छोटे 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 ग्रुप है जो अलग अलग पार्टी के साथ में है या न्यू मार्क्सिस्ट है उनके साथ में है, वो छोटे छोटे ग्रुप में पथनाट्य और गानों का कार्यक्रम ये अन्नाभाऊ साठे और अमर सिंह के साथ में स्प्लिंटर से हो रहा। उसके बाद में आह्वान नाट्य मंच के साथ में मैं वो ये बात कर रहा हूँ। काफी लोग हैं, जो हम अकेले नहीं है, काफी लोग हैं। समाजवादी शाहिर भी बहुत, मतलब स्वातंत्र के बाद में समाजवादी लोग जो सोशलिस्ट है उनका भी एक दौर रहा, जो कांग्रेस से थोड़ा बाजू में निकलकर और कम्युनिस्टों से बाजू में निकलकर एक जो सोशल डेमोक्रेट्स का एक पार्टी हो गया, तो उसके अंदर भी वसंत बापट और ये जो बड़े बड़े लीलाधर हेगड़े, वसंत बापट, आत्माराम पाटिल, ये एक स्ट्रीम है महाराष्ट्र में, और ये वो भी बहुत इफेक्टिव है। ये बात नहीं, हमको भूलना नहीं चाहिए, बहुत इफेक्टिव है। वो गांधीयन है और सोशलिस्ट, गांधीयन सोशलिस्ट, लेकिन वो लोगों ने भी बहुत काम किया। ये सारी हमारी परंपरा है। तो उसके बाद में हम लोग लोक शायरी को लोगों को साथ में लेके हम शुरू किए पथनाट्य से, और फिर मैं तो गांव से आया था, मैं पथनाट्य पहली बार देखा था। उसके बाद में मेरे मेरे जो कॉमरेड्स थे, सनोबर और ये काफी लोग थे, सनोबर, आशिक तांबट, ये लोग थे, उनके साथ में मैंने सीखा और तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये पढ़ाई भी अच्छा किया मैंने, और मुझे वो मूवमेंट ने बहुत पढ़ाया। तो मूवमेंट का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें किसी ऐसा इसका नाम देने से ठीक है, लेकिन वो कॉमरेड मेरे को सिखाया, इसके लिए उसका नाम दिया, लेकिन मूवमेंट ने बहुत मेरे ऊपर काम किया। और जो भी कुछ काम कर रहा हूं मैं यहाँ छोटा मोटा, वो सब मूवमेंट। और ये जो लोक शायरी परंपरा है उसको फिर बाद में हम लोग उजागर किए, और महाराष्ट्र में विलास भोगले और हम मिलके ये वापस एक जोर से काम शुरू किए। तो एक हम लोग तो सिर्फ ऐसे लाल झंडा और ये सब में नहीं अटके, मतलब जो फॉर्म्स है और जो सिंबल्स है उसमें ज्यादा नहीं अटके, ये झंडा वो झंडा ये सब में नहीं। लोगों का जो दुख दर्द है उसको लेके, साथ में लेके हम प्रश्न को खड़ा करके हम गाने लिखे। 90s के बाद में विलास दुबे तो 96 में गए, उसके बाद में हम लोग वापस सोचना शुरू किए और विद्रोही शायरी जलसा 2000 में लोग शुरू। तो विद्रोही करके हम लोगों ने एक किया, लाल निशान पक्ष, सोशलिस्ट, अम्बेडकर, ये सबको इकट्ठा करके और विद्रोही शायरी जलसा का गठन उसके बाद किया। और आहिस्ते आहिस्ते में प्रोग्राम करते 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 ध्यान में आया कि जाति व्यवस्था का अगर अंत करना है तो हम लोगों को एक अम्बेडकरी जलसा की जरूरत है। और वो अम्बेडकरी जलसा सिर्फ पहले जैसा नहीं रहेगा, इसमें वर्ग वर्ग और त्रिराज्य, ये तीनों चीजों के बारे में बात, और वो जलसा जो है वापस हमने रिवाइज। अभी हम जलसा कर रहे हैं और सिर्फ जलसा नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि ये फासिस्ट फोर्सेस, तो फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ, फासिस्ट फोर्सेस जो अलग अलग प्रतीक है उसको लेके उसको उल्टा सीधा करता है।
तो शिवाजी को वो लोग वापरते हैं। तो हम लोगों ने शिवाजी अंडरग्राउंड नाम का नाटक लिखा, वो भी पूरा लोकशाही और उसका लोकशाही। हाँ, तो ये इस तरह के जो कोर्ट नाम की फिल्म है उसमें भी एक कैरेक्टर जो है वो शायर है, मेन कैरेक्टर। तो वो लोक शायरी की परंपरा को उजागर करने के लिए ये बच्चे थे और वो लोगों के साथ में बातचीत करके वो कोर्ट वो आस्कर गया, वो सुवर्ण कवर मिला, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो भी एक परंपरा हम लोगों ने सिनेमा में भी डालने का कोशिश। तो ये परंपरा रहती है। और अभी हम सिर्फ गाता नहीं है, हम लोग गाना नहीं गाते, हमको मालूम है ये गाना गा के लोग इंटरटेनमेंट करता है। मूवमेंट का गाने का भी अगर इंटरटेनमेंट होता है तो बहुत बहुत। और ये इसके लिए हम अभी सोच के जो हमारी संविधान है उस संविधान की मूल्य व्यवस्था को लोगों तक चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, हर कोई साथ में भी काम कर रहे हैं और एक्चुअल काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की जो बेस है, जो भूमिका है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए है। वो हम वो उतना ही लेके जा रहे हैं। और उसके साथ में हम मिशन मानुष करके एक स्कूल चला रहे हैं, मानुष के क्या बोलते हैं उसको हम, इंसानियत की पाठशाला। तो ये भी एक कल्चरल काम है, हम इंसानियत की पाठशाला शुरू करते हैं और उसमें बच्चे लोगों को हम इंसानियत का जो भी अभी अभी तो स्टडी चल रहा है, अलग अलग लोग आपके बहुत बड़ा पैमाने पे इसको रिस्पांस है। और हम लोग अभी ऑनलाइन इंसानियत की पाठशाला भी करते हैं। तो ये एक लोक शायरी परंपरा का कल्मिनेशन जो है तो इस तरह से अभी आज हम काम कर रहे हैं। बस इतना मुझे बोलना था। मेरा बात में अगर कुछ गलत या शब्द नहीं समझा है तो प्लीज मेरे साथ में बात करो। और अभी मैं ये डिस्कशन के लिए वो छोड़ देता हूँ। और पहले ही मैं सबका धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि इतनी सारी लाइट के प्रॉब्लम, ये ऐप नया था और टेक्नोलॉजी में एकदम अनाड़ी आदमी है, एकदम अशिक्षित है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और ये टेक्नोलॉजी सीख लूंगा। धन्यवाद। इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने जो शिवाजी महाराज से लेकर अभी तक किस तरह से शायरी परंपरा का निर्वाह हो रहा है और किस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं अन्ना भाऊ साठे की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस पर आपने बहुत विस्तार से बताया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अन्ना भाऊ ने मुंबईची लावणी करके जो लिखी थी, तो वो आखिर किस तरह की चीज थी? उसमें वर्ग और वर्ण का वर्णन या उसका भेद अभेद किस तरह का है? क्या इस पर बता सकेंगे? देखिए, अण्णाभाऊ साठे की सिर्फ वो मुंबई की लावणी नहीं है, पूरा साहित्य को ले लो। पूरा अण्णाभाऊ साठे का जो मतलब कादम्बरी है, कथा है या जो भी गाने हैं, लावणी है, पोवाड़ा है, जो भी है, वो सारों वो बहुत सारे क्रिएशन में ये जो वर्ग और वर्ण की बात आती है। क्योंकि अण्णाभाऊ साठे जिस बैकग्राउंड से आए, कि बॉर्न इन अनटचेबल फैमिली, का जन्म एक अस्पृश्य घर में हुआ था। तो जाति व्यवस्था का जो तो दिल को लगने वाली चीज है, वो उनको उनके चयन में था। तो ये बहुत नेचुरल था कि उन्होंने अपने कथाओं का जो नायक है, नायिका है, वो अनटचेबल्स है, नोमैड्स है। देखो तुम, कभी पहले नहीं हुआ था, अभी अण्णाभाऊ साठे ने उनको। तो मुंबईची लावणी खास करके जो एक भांडवली शहर है, तो कैपिटलिस्ट लोगों का अड्डा है, वहां किस तरह की जिंदगी है, तो वो वर्णन करते समय वो इतने माइन्यूट है, कौन से रोग है, कौन से हॉस्पिटल्स है, कौन से लोग है और कौन से झोपड़पट्टी में रहते हैं, डिटेल है। तो एक एक तरीके से वो बंबई की झोपड़पट्टियां है ना, एक तरह से जैसे वो एक
वर्गीय दिखता है, वैसे कास्ट है। धारावी को आप लेंगे तो धारावी में एक ही कास्ट के लोग ज्यादा है। वो चमड़े के साथ में जिनका वो लोग ज्यादा है, चमड़ा बनाने, मतलब चमड़ा कमाने वाले, मराठी में कमाने बोलते हैं। टेनरी जो होता है ना, टैनिंग, इस पे टैनिंग बोलते हो, टेनरी जैसा, तो वो बनाने वाले। क्योंकि बैंड्रा में कत्ल खाना था, तो बैंड्रा का कत्ल खाना से जो चमड़ा निकल रहा था वो धारावी में आ रहा था, और धारावी में पूरे ज्यादा करके चमार है। तो ये धारावी सिर्फ वर्किंग क्लास नहीं है, चमार लोगों की तादाद है। और फिर ये अलग अलग राज्य से चमार लोग आए, गुजराती, मद्रासी, ये। उसके बाद में वो टेनरी चलाने वाले, वो कभी मालिक लोग भी उधर थोड़ा कास्ट, ओबीसी कास्ट का भी लोग है, ऐसा मुसलमान भी है, लेकिन वो चमड़े का काम करने वाले मूलतः। अभी तो धारावी बढ़ गई है वो, लेकिन आप अगर धारावी से जाएंगे तो आपको चमड़े की बहुत बड़ी एक बाजार पेट आपको, एक जैसे जाके तो दुकान ज्यादा करके चमड़े के। वैसे ही पटुंगा लेबर कैंप है, वहाँ ज्यादा करके जो मार जाती है अलग अलग। वडाला देखोगे तो वो 1972 के दुष्काल के बाद में आया हुआ। तो वो सब झोपड़पट्टी के बारे में मेरा बहुत गहराई से स्टडी किया है, क्योंकि मैं झोपड़पट्टी में जाता हूँ और मतलब जन्म भी झोपड़पट्टी में हुआ है, तो मुझे मालूम है सब कौन सी झोपड़पट्टी का कास्ट क्या है। और सिर्फ वर्किंग क्लास नहीं है, हम जो वर्किंग क्लास समझते थे, गिरनी कामगार वगैरह वगैरह, वो थोड़े अपर कास्ट है, थोड़े ओबीसी है, मराठा वगैरह ये सब। लेकिन जो बाकी काम, जो साफ सफाई, चप्पल का काम, जो गंदा काम है कपड़ा धोने का, उनके अलग अलग बस्तियां बॉम्बे में भी वैसे बनी। तो ये अन्नाभाऊ साठे ने बराबर से वो मुंबई का लाभ वो बराबर लाया है। मुंबई तर उंचावरी मलबार होईल इंद्रपुरी, कुबेराची वस्ती तिथं सुख भोगती, अरे पळरात राहणारे, रात्रंदिन राबणारे, मिळेल ते खाऊन घाम गाळती। कास्ट और क्लास दोनों से पीड़ित एक दुनिया है, वो अन्नाभाऊ बहुत अच्छी। हेलो, हाँ हाँ राकेश सुन भाई रहा हूँ, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। एक मेरा सवाल है आपसे संभाजी। आपने बहुत विस्तार से लोक शायरी परंपरा का इसकी शुरुआत से लेकर के आज तक इसके तमाम जो पक्ष हैं उनके ऊपर बहुत विस्तार से बात की है। मुझे याद आता है कि कहीं जिक्र मैंने पढ़ा कि अन्नाभाऊ साठे के बारे में नेहरू सोवियत यूनियन गए, तो वहां कोई उनको मिला और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके देश में अन्नाभाऊ साठे कैसे हैं। तो नेहरू तो जानते नहीं थे अन्नाभाऊ साठे के बारे में कौन है, तो बहुत परेशान हुए कि ये कौन है भाई। उन्होंने कहा कि भाई वो मजदूरों की, दलितों की गीत गाते हैं, कथाएं कहते हैं। तो वो लौट के आके उन्होंने ढूंढवाया कि भाई अन्नाभाऊ साठे कौन है। बहरहाल फिर वो नेहरू से उनकी मुलाकात हुई वगैरह वगैरह। लेकिन बात मैं सिर्फ ये उस संदर्भ में, मैंने संदर्भ इसलिए लिया कि देखिए एक समय है कि जब पूरे सिर्फ कम्युनिस्ट आंदोलन का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, जो एक तरह से आज देखिए अमेरिका में जो हो रहा है श्वेतों के खिलाफ, उसका पूरी दुनिया में प्रतिकार हो रहा है। और वो कहीं जो अफ्रीका का रंग भेद या अमेरिका में जो अश्वेतों के खिलाफ जो एक अभी भी कहीं ना कहीं विभेद है, उसका रिश्ता हमारे दलित आंदोलन के साथ, हमारे मार्क्सिस्ट आंदोलन के साथ भी सीधे सीधे जुड़ता है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें क्षीणता आई है, जैसे लोकलाइज्ड आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो पूंजी तो बहुत एक हुई है, ज्यादा एक हुई है, साम्राज्यशाही ज्यादा एकीकृत हुई है, लेकिन इन आंदोलनों में जैसे एकीकरण में क्षीणता आई है। अभी जैसे उस तरह का प्रतिकार हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला जैसा कि अमेरिका के उस घटना के प्रति दूसरे देशों में हुआ। जबकि ये जुड़ना चाहिए कहीं ना कहीं, जो चाहे अमेरिका में हो रहा है, चाहे अफ्रीका में हो रहा है, चाहे यूरोप में हो रहा है, धीरे धीरे उभार पे है फासिज्म,
तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। कॉमरेड आपने जो बताया उसके साथ में मैं एग्री हूँ। ये जो क्षीणता ये है, तो जातीय जो अस्मिताएं हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि ये फासिस्ट पीरियड है और ये इंटरनेशनल जो कैपिटल है वो क्राइसिस में है, और ये क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया में उसका फॉर्म आरएसएस ने बनाया है, कम्युनलिज्म एंड कास्ट और कम्युनलिज्म को आकर के ये इंटरनेशनल जो कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है इसको सुलझाने का कोशिश ये मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है। आपने बराबर बोला है। हम लोगों को ये कहे कि समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कास्ट का जो मुद्दा है वो ज्यादा स्ट्रांग अभी हो जाएगा आगे आगे अगले कुछ टाइम में। ये कास्ट का जो मुद्दा है वो आने वाला है, तो इसको समझने की कोशिश कम्युनिस्ट आंदोलन को नए तरीके से करने की जरूरत है। हमारे परंपरा में तो बहुत सारे काम किए हैं, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि जैसे मैंने आरबी मोरो जी का बताया, पहले से कम्युनिस्ट आंदोलन जो है दलित पैंथर के साथ में भी पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन का संबंध रह चुका है। बाद में भी जो नामांतर की मूवमेंट इधर हो गई ये भी हम देखते हैं। रिडल्स की मूवमेंट में भी हमारे जेल रेड्डी थे जिन्होंने काम किया है दलितों, ये बात नहीं है औरतों के लिए और दलितों के लिए। ये जो प्रकाश की माँ है, हमारी माँ है, उन्होंने बहुत काम किया, हम उनके साथ में काम किया, तो ये संबंध रह चुका है। लेकिन अभी ये संबंध तो हमको और गहराई से जाके बनाना पड़ेगा। नहीं बना सकेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि कास्ट एंड कम्युनलिज्म का जो फॉर्म लिया है तो ये हमको मराठी में बोलते हैं एक संकुचित कास्टिस्ट, एकेरी जातीयवादी, जातीय, मतलब एकेरी को क्या बोलते हैं मालूम, मराठी में एकेरी बोलते हैं, तो संकुचित बोलेंगे हम, संकुचित कास्ट को देखने वाले और संकुचित वर्ग को देखने वाले, ये दोनों लोग जो है ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। चैलेंज इज व्हाट कि जो सिर्फ क्लास को मानने वाले जो कट्टरतावादी कम्युनिस्ट है वो, और जो सिर्फ कास्ट को मानने वाले अम्बेडकर है, ये दोनों हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके खड़े हैं। एक साइड में आरएसएस तो है ही, लेकिन ये दो लोग भी बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों को बहुत कल्चरल पॉलिटिक्स, अगर आप जो बोल रहे हैं कि ये जो क्षीण हो गई है परंपरा, तो इसको अगर हम लोगों को आगे लाना है तो हमको एक कल्चरल पॉलिटिक्स को क्या करना चाहिए। इसका एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत छोटे हैं, हमारा कोई बहुत छोटा मोटा इसका जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेरा आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक कल्चरल पॉलिटिक्स का कॉल देना चाहिए। कल्चरल पॉलिटिक्स में शुरू करना चाहिए, आप कर रहे हैं, लेकिन देश भर के सारे स्ट्रीम के लोगों को ये इकट्ठा लाके अगर इसका ये आंदोलन कल्चरल पॉलिटिक्स अगर आरएसएस के खिलाफ करते हैं तो हम आपके साथ में। वैसे मैं 75 ईयर्स होगा तो आई वाज इन बिहार, पटना, आई केम एंड आई परफॉर्म देयर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। आई केम टू IFTA, आई केम ऑन IFTA stage and that is because of you people. So thank you. एक कल्चरल पॉलिटिक्स को डेवलप करना पड़ेगा और ऑल इंडिया ये आंदोलन करना पड़ेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो भी टूटा फूटा मेरा हिंदी है, टूटा फूटा मेरा विचार है, ये जो आपके सामने पेश करने का जो बिल्कुल आपके सुझाव का बहुत स्वागत है और जरूर आपको करेंगे, जरूर करेंगे और आपको अपने साथ रखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, मैं आपके साथ में हूँ और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप अगुवाई में करेंगे। अभी संभाजी भगत जी ने लोक शायरी परंपरा के बारे में और अण्णा भाऊ साठे की उसमें किस तरह की भूमिका थी, वो किस तरह धीरे धीरे विकसित होकर महाराष्ट्र के घर घर पहुंचकर उन्होंने पोवाड़ा लावणी जैसे जो पारंपरिक शिल्प थे उनको किस तरह से शोषितों पीड़ितों मजदूरों के पक्ष में प्रयुक्त किया और दलित और वर्गवादी दोनों ही तरह के आंदोलनों को, खासकर अंबेडकरी जलसा, सत्यशोधक जलसा और लाल बावटा कला पथक के माध्यम से जो वर्गीय चेतना भी विकसित की जा रही थी, उनको जोड़कर
कैसे काम किया, इसका विस्तृत विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उसके बाद अण्णाभाऊ के साठे के बाद किस तरह का काम हो रहा है, वे स्वयं किस तरह का काम कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने इसकी भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और अंत में उन्होंने ये सबके सामने ये आह्वान किया है कि पूरे देश की कल्चरल मूवमेंट यदि एक हो जाए, कुछ कट्टर दलित विचारों के लोग हैं, कुछ कट्टर वर्गवादी विचारों के लोग हैं, ये यदि एक नहीं होंगे तो आज जो हम सांप्रदायिक और कारपोरेटी शक्तियां देख रहे हैं, उन पर हम विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसी आह्वान के साथ बात की कि सभी संस्कृति कर्मी एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।